नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है और यूपीएससी प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें कहीं ना कहीं नॉलेज टेस्ट होती है। तो आज का लेक्चर करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस भी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यूपीएससी कहाँ से फ्रेम करता है। तो आप मेरे पीछे एक इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें यूपीएससी जो कमीशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका ऑफिस है। तो जब कभी भी आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड चालू हो चुका है, एस्पिरेंट्स यहाँ पर फोटो जरूर खिंचाते हैं और दूसरा ये यूपीएससी का लोगो है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो करंट अफेयर सेक्शन है इसको किस तरीके से हम डील करेंगे और अगली साल जो यूपीएससी 2024 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें करंट अफेयर्स को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं करंट अफेयर्स है क्या। देखिए, हमारे जीवन में जो भी इश्यूज होते हैं उन इश्यूज में जो कुछ भी इंक्लूडेड है वो सब करंट अफेयर है। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन एज अ सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे सोसाइटी में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ करंट अफेयर। इसी तरीके से सरकार आर्थिक प्रगति को लेकर कई सारे फैसले लेती है और सरकार के जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो भी करंट अफेयर का पार्ट होते हैं। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की, डीआरडीओ ने कोई टैंक बनाया, इसी तरीके से ओशियन को लेकर किसी इंस्ट्रूमेंट का हमने विकास किया, या फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई काम किया है, या सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया हुआ है पार्लियामेंट के माध्यम से। ये सब कुछ हमारा करंट अफेयर्स में इंक्लूड होता है। लेकिन यदि इतना मिसलेनियसली हम लोग करंट अफेयर से डील करेंगे तो एक प्रॉपर तरीके से नोट्स मेकिंग भी नहीं हो पाएगी और उसको रेगुलर बेसिस में पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को शेड्यूल तरीके से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अब हम करंट अफेयर्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन यदि अपन बात करें जिससे सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल जो डायरेक्ट एसोसिएट होते हैं करंट अफेयर्स के, वो होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन की बात की जाए तो इसमें स्पेस साइंस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कम्युनिकेशन, इसके बाद लेजर, प्लाज्मा, रोबोटिक्स और एआई जैसे पोर्शंस पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे तौर पर करंट अफेयर से डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 12 में से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से डायरेक्टली एसोसिएट होंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बिना करंट अपडेट किए हुए हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर करंट अफेयर्स का एक हमने डिटेल मेंशन किया हुआ है जिसमें नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन्स इन न्यूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये सारे टॉपिक्स हमने मेंशन किए हैं। यहां पर अगली हम बात करते हैं तो अगली बात में यदि हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक उठाएं तो इसमें अगला टॉपिक आता है इकोनॉमी का। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें हर साल एक एनुअल बजट आता है और बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है। साथ ही साथ सरकार ने इंपॉर्टेंट जो सोशल सेक्टर स्कीम्स बनाकर रखी हैं, इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर स्कीम्स, ये भी हमारे करंट अफेयर सेक्शन में आती हैं। इसके बाद सरकार प्राइमरी सेक्टर के लिए क्या कार्य कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या कार्य कर रही है, क्या स्कीम्स लॉन्च कर रही है। जैसे आपने सुना होगा जो पीएलआई इंसेंटिव स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यह भी करंट अफेयर से एसोसिएट होता है। और फिर सरकार टर्शरी सेक्टर के लिए क्या कर रही है, यह भी क्या होता है, डायरेक्टली करंट अफेयर से एसोसिएट होता है। एज वेल एज बैंकिंग को लेकर सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिजोल्यूशन है, तो बैंकिंग को लेकर ऑब्जेक्टिव, रिजोल्यूशंस, और टैक्सेशन को लेकर सरकार ने क्या स्कीम बनाई है। साथ ही साथ ईडी हो गया आपका, सीबी, ईडी हो गया, ईडी के बाद यदि अपन बात करें तो सेबी हो गया। इस तरीके की जो एजेंसीज होती हैं इनके जो कार्य होते हैं और फेरा फेमा जैसे जो कानून हैं जो लागू किए जाते हैं सरकार द्वारा, ये सारे करंट अफेयर्स का हमारा पोर्शन बनते हैं। तो इकोनॉमी सेक्शन की यदि अपन चर्चा करें तो इकोनॉमी सेक्शन में भी हमने देखा भी कि किस तरीके से इकोनॉमी का पेपर भी करंट अफेयर से एसोसिएट होता है। अगली बात कर लेते हैं हम
इंटरनेशनल इश्यूज की। यूपीएससी में बेसिकली यदि अपन थोड़ा बहुत एनालिसिस करके देखें तो आईआर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जो सीधे सीधे करंट अफेयर का ही पोर्शन होता है। अब यहां पर जो ये आईआर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज की यदि चर्चा की जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि विश्व के जो जो देश सुर्खियों में हैं और खासकर उनके विवाद, ये प्लेसेस इन न्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेबल टॉपिक होता है। तो आईआर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है प्लेसेस इन न्यूज, और इसमें उन हॉटस्पॉट्स को आपको लोकेट करना है जो लंबे समय से न्यूज में है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के ऐसे प्लेसेस जहां पर रशिया ने कब्जा जमाया है और जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं उनके बारे में यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। सेकंड एग्जांपल, कॉन्गो बेसिन यदि न्यूज में है तो कॉन्गो बेसिन के अराउंड कौन कौन से देश आते हैं, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इंडो पैसिफिक न्यूज में है तो इसकी पूरी ज्योग्राफी पूछी जा सकती है। और फिर यदि कोई भी प्लेस एट रैंडम यदि न्यूज में रहा है लंबे समय तक तो डायरेक्टली मिसलेनियस फैक्ट उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आईआर में यदि अपन बात करें तो प्लेसेस इन न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यदि अपन देखें तो इंटरनेशनल इश्यूज में बायलैटरल रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा, तो इंडो यूएस रिलेशंस ये बायलैटरल रिलेशंस हैं। अब यहां पर जो जो ट्रीटीज हुई हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो इंडिया को इंपैक्ट करेगा, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इंडो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप, तो डिफेंस पार्टनरशिप का क्या इंपैक्ट पड़ेगा साउथ एशिया में, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि सपोज करो कि इंडो यूएस का कुछ ऐसा रीजनल टाई अप हो जाता है जिससे कोई एक आगे जाकर एसोसिएशन बनता है, तो वो भी एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो बायलैटरल रिलेशंस, इसके बाद ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स, ये सब कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस में कन्वर्ट होते हैं। अगला टॉपिक, यहां पर अभी हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा इंटरनेशनल इश्यूज, और इसी में हमने प्लेसेस इन न्यूज को भी देखा है। अगला टॉपिक है जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं करंट से एसोसिएट होकर, वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की यदि बात की जाए तो यहां पर कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जिन्हें स्टैटिक तौर पर हमको समझना जरूरी होता है, जैसे इकोसिस्टम, फिर इकोलॉजी, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन। इतना तो कोर आपको पता होना चाहिए, तभी आप इससे एसोसिएट करके करंट अफेयर समझ पाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक सब टॉपिक बनता है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जैसे जीरो बजट एग्रीकल्चर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी और रिपीटेडली लगातार पूछ रहा है इसमें। अगली यदि अपन बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बाद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस जो कॉप समिट्स होती हैं, या फिर कुछ रिजोल्यूशन पास हुआ, तो इसमें आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉप समिट्स। फिर इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशंस, फ्रेमवर्क्स, इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यदि कोई सबमिट हुई है
और जो न्यूज में तो वो सबमिट डायरेक्टली पूछ ली जाएगी। प्रोटोकॉल्स जैसे नगोया प्रोटोकॉल काफी पॉपुलर है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी से रिलेटेड एग्रीमेंट्स और फ्रेमवर्क्स, इन टॉपिक्स के ऊपर आमतौर पर देखा जाता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई रिसर्च है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए की गई है, खासकर एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो उस टॉपिक को बेसिकली यूपीएससी क्या करेगा, टॉपिक कहां से उठाए, इन्वायरमेंट से, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है, तो टेक्नोलॉजी किससे कोरिलेट हो रहा है, साइंस टेक से। इसलिए जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो इन्वायरमेंट और साइंस टेक का मिक्स हो जाएगा। मतलब यूपीएससी कई बार दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स को कोरिलेट करके भी क्वेश्चन पूछता है। अब वहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये कोरिलेशन वाले टॉपिक्स को कैसे तैयार किया जाए। तो कोरिलेशन वाले टॉपिक्स थोड़ा कोरिलेशन बना लेते हैं, जैसे इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का कोरिलेशन बनता है, इन दोनों को आपस में मिक्स करके क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरा इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया आपका, इसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। किससे कोरिलेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक है जिसमें सपोज करूं कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक बजट बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया, और इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज सबमिट आ गया आपका, तो ये आपस में कोरिलेट हो रहा है, जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसी तरीके से पॉलिटी और इकोनॉमी, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोरिलेट होते ही होते हैं। तो पॉलिटी और इकोनॉमी के डेवलपमेंट्स को आपस में कोरिलेट करके क्वेश्चन बना दिया गया। और यहां पर ज्योग्राफी और आईआर भी अच्छा खासा कोरिलेट होता है। जैसे प्लेसेस इन न्यूज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ज्योग्राफी जिसमें आप इंडिया की और वर्ल्ड की मैपिंग करते हैं, और आईआर, ये दोनों आपस में कोरिलेट होते हैं, और इसी से टॉपिक इमर्ज हुआ है प्लेसेस इन न्यूज। इसके बाद यदि अपन देखें, हालांकि यूपीएससी स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन इस बार जो चेस ओलंपियाड पर क्वेश्चन आया था, वो पिछली बार आईसीसी जो ट्रॉफीज है उन पर जो क्वेश्चन आया था, इससे कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है कि आगे जाकर यूपीएससी स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सा वेटेज देगा। तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्पोर्ट्स की, यदि अपन बात करें तो सबसे पहले हमको मेजर टूर्नामेंट्स, इनको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जैसे यदि अपन बात करें समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफीज, फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप, चेस ओलंपियाड, हॉकी वर्ल्ड कप, और सपोज करें कि डोप टेस्ट होता है, आप ये तो जानते ही होंगे, डोप टेस्ट हो रहा है, तो यदि कोई भी खिलाड़ी पकड़ाया जा रहा है इस टेस्ट में, तो डोपिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया गया है, वो भी एक तरीके की न्यूज होती है जो यूपीएससी पूछ सकता है। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें यदि अपन बात करें तो जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीटी, ठीक है, असम राइफल्स, इनसे रिलेटेड यदि कोई मेजर न्यूज है तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे इस बार होमगार्ड पर क्वेश्चन पूछा गया था, होमगार्ड हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया। इसके अलावा जो नेक्सलाइड एरियाज हैं वहां पर गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, जैसे यदि अपन बात करें इंडिया का, आप यदि मैप देखोगे तो इंडिया को कई सारी कंट्रीज सराउंड करती हैं। जैसे अभी एक कंट्री है जो न्यूज में चल रही है, म्यांमार। अब म्यांमार क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो म्यांमार से सपोज करो जो इन्फिल्ट्रेंट्स हैं यदि मणिपुर में घुसते हैं और वहां पर हिंसा बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है उस पर फेंसिंग बढ़ेगी, उसकी निगरानी बढ़ेगी, और कल को हो सकता है कि ये इशू म्यांमार की तरफ उठाया जाए भारत की तरफ से, तो यहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना भी बढ़ जाती है।
अब इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है, आपका कनेक्ट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफेंस से भी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, बॉर्डर के सर्विलांस के लिए आप ड्रोन यूज कर रहे हो तो ड्रोन पर क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से यदि अपन बात करें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यदि आप यूज कर रहे हो तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपका। और जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज हैं आपकी, जैसे आप नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो हमने अपने देश में बना लिया IRNSS, यदि आप इनको बॉर्डर एरियाज में यूज कर रहे हो तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस टेक्नोलॉजी ये भी आपस में कोरिलेट होते हैं और इन पर भी क्वेश्चन बनता है। अभी तक के डिस्कशन से एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि करंट अफेयर का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन पास किया, इनका कुछ जजमेंट आया, जैसे पॉक्सो एक्ट को लेकर यदि कोई जजमेंट आ रही है, तो पॉक्सो एक्ट को लेकर यदि कोई जजमेंट आई है तो वो भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो यूपीएससी क्या जज करने की कोशिश करेगा? देखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पर यदि करंट अफेयर है तो उसमें नॉलेज टेस्ट होगी और यहां पर एनालिसिस टेस्ट होगा। मेंस में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी भी इशू को लेकर, तभी आप उसका एनालिटिकल पोर्शन लिख पाएंगे। तो पॉक्सो एक्ट यदि न्यूज में सपोज करो तो प्रीलिम्स में क्या हो जाएगा, पॉक्सो एक्ट के कुछ सेक्शंस पूछ लिए जाएंगे। और यदि मेंस की अपन बात करें तो यह पूछा जाएगा कि पॉक्सो एक्ट ने इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से प्रभावित किया है, क्या अभी भी यह इतना प्रभावशाली है या इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। यह एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप करंट अफेयर्स को तैयार करें तो यहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी पड़ेगी। क्या आप करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या आप करंट अफेयर मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है 12 महीने के करंट अफेयर्स को एक साथ रिवाइज करना। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, चाहे तो आप इनको हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में बनाएं, चाहे तो आप इनका डिजिटल वर्जन यानी सॉफ्ट कॉपी बनाएं, जैसे वन नोट जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो यहां पर आप इसको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। और दूसरा, यदि अपन बात करें तो आप वन नोट से भी, वन नोट को यूज करके भी आप अपने करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हैं। चाहे तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको सपोज करो आपने इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू का कोई डिजिटल प्रिंट लेके रखा हुआ है, बाद में इनकी भी चर्चा करेंगे, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां से आप एडिट करके कॉपी पेस्ट करके आप अपने वन नोट में इसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएं तो थोड़ा बहुत क्या करें कि आप इनका क्लासिफिकेशन भी कर लें। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे आप? सपोज करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिसीजन लिया है तो नेशनल न्यूज हो गई, तो उसको आप नेशनल न्यूज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यूएस की कुछ स्ट्रेटेजी इंडो पैसिफिक को लेकर, तो वहां पर यदि अपन बात करें तो ये इंटरनेशनल न्यूज हो गई, उसको क्लासिफाई कर ले इंटरनेशनल में। बजट आ रहा है तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा। इसरो का कोई भी एक्टिविटी है साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज में कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेट हो जाएगा। इस तरीके से लॉजिक लगा के क्या करें, किसी भी न्यूज को सबसे पहले क्लासिफाई करें। क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब जब आप क्लासिफाई कर लेते हैं, आप हेडलाइंस पढ़ के क्लासिफाई कर लेते हैं, यदि उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा सा मेंस वाला अप्रोच लगाना है। इसके लिए आपको मेंस का सिलेबस क्लियर होना चाहिए। और यदि सपोज करें कि आप उस टॉपिक को GS1, GS2, GS3, GS4 में क्लासिफाई करते हैं, जैसे सपोज करें कि इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल आए इंडियन एक्सप्रेस में, तो ये इंडियन सोसाइटी वाला जो पोर्शन है जनरल स्टडीज पेपर 1 में आता है, तो जनरल स्टडीज पेपर 1 से कोरिलेट हो रहा है, तो वहीं पर आप मेंशन कर सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 का ये टॉपिक बन रहा है। दूसरा, जैसे भी इंडिया अमेरिका का आपने देखा होगा ड्रोन डील, तो ये जो ड्रोन है ये साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस पोर्शन में आ रहा है, तो ये जनरल स्टडीज पेपर 3 का पार्ट हो गया है। इसी तरीके से अपन बात करें, ब्रिक्स समिट होने वाला है, तो ब्रिक्स समिट पर आप कुछ भी करोगे, सपोज करो तो ब्रिक्स समिट आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 का पार्ट बनता है। या इंडियन पार्लियामेंट में कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या होता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 का पार्ट होता है। और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कुछ आर्टिकल आ रहा है या अपने इलेक्शंस में सुधार रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 का भी आर्टिकल बनेगा, एज वेल एज जनरल स्टडीज पेपर 4 का भी आर्टिकल बनेगा।
तो यहां पर आपको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज आपकी काम आएगी, जबकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन डेप्थ एनालिसिस, आपको किसी भी टॉपिक में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी, तभी आप उसका एनालिसिस वाला पोर्शन उसमें लिख पाएंगे। तो यहां पर इतना डिस्कशन के बाद एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि करंट अफेयर एक डे टू डे एक्सरसाइज है। एक महीने में इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, या एक साल का करंट अफेयर कुछ दिनों में नहीं पढ़ा जा सकता। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना समय करंट अफेयर को देना चाहिए। देखो, करंट अफेयर को कम से कम 2 से 3 घंटा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है, जिसमें कम से कम आपको 90 मिनट लगेगा। और ये आप मान के चलिए कि कई बार आपको ये लगेगा कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, यूपीएससी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके के क्वेश्चंस करंट अफेयर पर बनाती है। डायरेक्ट मतलब एज इट इज इवेंट पर क्वेश्चन दे दिया। हाँ, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर को आप 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करिए। कैसे? कि कोई भी जो करंट अफेयर है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है इशू और दूसरा होता है इवेंट। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, अब ये इशू हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है, खिंच गया, 1.5 साल खिंच गया। इवेंट में सपोज करो कोई ओलंपियाड हो गया या कोई बायलैटरल समिट हो गई, तो यहां पर दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। इवेंट पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इशू पर भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स में इवेंट पर क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि इस तरीके से भी क्लासिफाई करके पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। और आप डे टू डे जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसको मंथली वीकली रिवाइज करना भी स्टार्ट करो। इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो डेली आपको एटलीस्ट 2 घंटे करंट अफेयर्स को देने पड़ेंगे, एटलीस्ट इतना तो देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। और अब जो यूपीएससी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें यूपीएससी कर क्या कर रही है, इसमें यूपीएससी बेसिकली करंट अफेयर में कोर को भी इंक्लूड कर रही है। मतलब कोई भी टॉपिक जनरल स्टडीज का, जैसे पॉलिटी, उसका स्टैटिक पोर्शन और स्टैटिक पोर्शन का अपडेशन यानी करंट अफेयर, इन दोनों को इंक्लूड करके करंट अफेयर का क्वेश्चन बना रही है। तो स्टैटिक पोर्शन को भी नहीं छोड़ सकते, यानी बेसिक बुक्स तो एटलीस्ट एनसीईआरटी तो क्लियर होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका अपडेशन भी हमको लगातार करना पड़ेगा। और ये प्री और मेंस दोनों में हमारे काम आने वाला है। तो इसलिए एक चीज यहां पर थोड़ा सा कंक्लूजन के तौर पर निकल के आ रही है, पढ़ना कितना है, 2 घंटे आपको पढ़ना है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी है। दोनों फॉर्मेट में बना सकते हैं, चाहे तो इनको डिजिटल बना लें, चाहे तो आप इनको मैनुअल बना लें। इसके बाद है कि हमारे पास सोर्सेस क्या होने चाहिए करंट अफेयर के। तो सोर्सेस की यदि अपन बात करें तो एटलीस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक अखबार तो पढ़ना पड़ेगा। अब नेशनल लेवल का कोई भी एक अखबार आप पढ़ना स्टार्ट करो तो जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती हो, जो थोड़ा सा बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगे। अब यहां पर द हिंदू भी आपको अच्छा लग सकता है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा लग सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था हिंदुस्तान टाइम्स, वो भी काफी अच्छे से कवर करता है। और यदि उसकी कंपैरिजन किया जाए इंडियन एक्सप्रेस से, तो इंडियन एक्सप्रेस का थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो जाता है ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, आज जो युग है ना उसमें हर न्यूज़पेपर डिजिटल प्रिंट या डिजिटल वर्जन भी निकाल रहा है, और कोई भी न्यूज़पेपर अपने आप को पीछे नहीं देख सकता। तो वो लोग लगातार इंप्रूव कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल ग्लोबल जो न्यूज़ हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। तो आज दैनिक भास्कर हो जाए या दैनिक जागरण हो जाए, ये भी अपने डिजिटल प्रिंट में, डिजिटल वर्जन में क्या कर रहे हैं, सारी न्यूज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में अखबार पढ़ें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अपने इंग्लिश लैंग्वेज में अखबार पढ़ें, और दोनों ही थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ें और सेग्रीगेशन जरूर करें टॉपिक्स का। यहाँ पर एक करंट अफेयर का स्टैट है कि 2011 से कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए। अब देखो क्या होता है ना कि आपको सपोज करो कि कभी भी ये जानना हो कि यूपीएससी के पेपर में करंट के कितने क्वेश्चन आए, तो उसमें पहले क्वेश्चंस पूरे देख लो आप, और क्वेश्चन पढ़ने के दौरान देखो क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से एसोसिएट हो रहा है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन डायरेक्टली एसोसिएट होगा, वही यदि अपन बात करें इकोनॉमी का क्वेश्चन, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी इंक्लूड होगा और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन इंक्लूड होगा। तो यदि आपको इकोनॉमी में, साइंस टेक में ऐसा लग रहा है कि स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर पूछा गया है, तो आप उसको डायरेक्ट करंट अफेयर में मत डालो। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली ऐसा लग रहा है नहीं ये तो करंट का ही पार्ट है, जैसे प्लेसेस इन न्यूज, डायरेक्ट करंट का पोर्शन है,
आप करंट में इंक्लूड करो। चेस ओलंपियाड पर जो से क्वेश्चन आया वो भी डायरेक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है। तो जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ रहा है एज इट इज उठा के आप करंट अफेयर में आप शामिल कर सकते हो। तो यहां पर आप स्क्रीन में आंकड़ा देख सकते हो। इसमें जैसे 2011 में 13 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, 12 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से पूरे आंकड़े देखोगे तो अभी 2023 में 12 क्वेश्चंस आए, 2022 में 13 क्वेश्चंस। इस तरीके के आपको पूरे स्टैट्स क्लियर होने चाहिए। और अब जब अगले साल का जो पेपर होगा तो उसमें आप खुद से ये समझना पड़ेगा आपको कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए हैं। अब इसका लास्ट पोर्शन, हमको करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्सेस पढ़ने चाहिए। देखो ये तो न्यूज़पेपर है, ये ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट को पता रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस, इसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण, नव भारत, दैनिक भास्कर। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा या तो आप द हिंदू पढ़ो या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। अभी हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप इसको वेटेज दे सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यदि बात की जाए तो दैनिक जागरण अच्छा न्यूज़पेपर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा बहुत हिंदी में अपनी लेखन शैली सुधारनी है, आपको राइटिंग स्किल सुधारनी है, तो आप उसके लिए जनसत्ता पढ़ सकते हैं। जनसत्ता इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, काफी अच्छे इसमें आर्टिकल्स लिख के आते हैं। तो डेली बेसिस में हमको क्या करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी एग्जामिनेशन की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं आप यहां पे। दूसरा, मंथली मैगजीन्स में कुछ आपको गवर्नमेंट मैगजीन्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे योजना हो गया आपका, कुरुक्षेत्र हो गया आपका, विज्ञान प्रगति, या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइंस डायरेक्ट बहुत अच्छा है। इस बार यदि आप 2023 के कॉम्प्रिहेंशंस देखेंगे सीसेट पेपर के, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन जो क्लाइमेट चेंज पर बने हैं वो साइंस डायरेक्ट से एज इट इज उठाए यूपीएससी ने। तो साइंस डायरेक्ट वाला पोर्शन, इसके बाद इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के लिए डाउन टू अर्थ बहुत अच्छी मैगजीन आती है, इसको पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज के लिए फ्रंट लाइन काफी काम आएगी, जीएस पेपर 2 में, मेंस में बहुत काम आने वाली है, फ्रंटलाइन पढ़ सकते हैं आप इसमें। इसके बाद गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, पीआईबी से कवर करिए। और इंडिया के बारे में बेसिक नॉलेज यदि आपको चाहिए तो आपको इंडिया ईयरबुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद पार्लियामेंट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसके लिए PRS इंडिया काफी अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो इतने सारे सोर्सेस को आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। करंट अफेयर वन डे प्रोसेस नहीं, इट्स एन एक्सरसाइज, और इसमें आपको पढ़ने के साथ साथ एनालिसिस करना जरूरी है। लॉजिकल जो आपका इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तभी आप टॉपिक से गेन कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।